गुस्साए चीन ने अपनी नौसेना में पिछले महीने शामिल की गई सबसे नई पनडुब्बी को भी ताइवान के पास तैनात कर दिया। माना जा रहा है कि इस बार चीन आर या पार के मूड में है, इसीलिए उसने समंदर में अपनी पनडुब्बी तैनात कर दी है। चीन की यह पनडुब्बी कोई मामूली पनडुब्बी नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी कई खूबियां हैं जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल हो गया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ताइवान के खिलाफ ड्रैगन का नया दांव। ताइवान के पास चीन की पनडुब्बी तैनात। ताइवान को पनडुब्बी की भनक तक नहीं लगेगी। चीन ने ताइवान पर नजर रखने के लिए ऐसी पनडुब्बी समंदर में उतारी है जिसके बारे में ताइवान पता ही नहीं लगा पाएगा। चीन की इस नई पनडुब्बी का अब तक दुनिया को नाम तक नहीं पता। उसके खतरनाक फीचर की जानकारी तो दूर की बात, मतलब ताइवान को यही नहीं पता कि उसका दुश्मन उस पर कब और कैसे हमला करेगा, क्योंकि जो ड्रैगन अब तक उस पर मिसाइलें बरसा रहा था उसमें एक नया दांव चल दिया है और ताइवान के पास वो पनडुब्बी तैनात कर दी है जिसे पिछले महीने ही नौसेना में शामिल किया गया था। अब आर पार के मूड में है चीन। माना जा रहा है कि चीन अब आर पार के मूड में दिखाई देने लगा है। वैसे चीन ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि ताइवान तबाही को न्योता दे रहा है और उसकी आजादी का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि चीन ऐसा कभी होने नहीं देगा। ताइवान पर मिसाइलें बरसाकर, उसकी हवाई सीमा में घुसकर और उसका साथ देने वाले अमेरिका और जापान को धमकाकर चीन ने जंग का मैदान खोल दिया है। उसने ताइवान के 6 तरफ अपनी उन सभी मिसाइलों को दागा जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। मतलब ये कि चीन ने खुलकर दुनिया को बता दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान को हासिल करके रहेगा, फिर चाहे उसे अमेरिका से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। अब तो उसने ताइवान के पास अपनी महाशक्तिशाली पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये पनडुब्बी चीन के टाइप 039A युआन क्लास का नया वेरिएंट है, जिसका सही नाम दुनिया को नहीं पता, लेकिन जानकार मानते हैं कि पनडुब्बी का नाम टाइप 039C या टाइप 039D हो सकता है। खबर है कि इस पनडुब्बी को वुहान में बनाया गया था और फिटिंग के लिए शंघाई भेजा गया था और पिछले महीने ही इसे नौसेना को सौंपा भी गया है, जिसके बाद इसे सक्रिय कर दिया गया है। जानकार बताते हैं कि चीन की इस नई पनडुब्बी को स्टेल्थ फीचर के साथ बनाया गया है और ये बाहर से स्वीडन की A26 पनडुब्बी की तरह दिखाई देती है। चीन की महाशक्तिशाली पनडुब्बी में YJ-18 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल भी लोड हो सकती है। इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम होता है। उन्हें अपने ईंधन को जलाने के लिए रोज एक बार समंदर की सतह पर आना पड़ता है और कोई भी पनडुब्बी दुश्मन से तब तक ही बची रह सकती है जब तक वो सतह पर नहीं आती। चीन की सबसे नई पनडुब्बी तैनात, मतलब चीन की पनडुब्बी का एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम भी उसे दुश्मन के रडार में आने से बचाता है और उसे कई दिन तक समंदर के अंदर छिपा कर रख सकता है। साउथ चाइना सी में कभी भी जंग छिड़ सकती है, जिसके लिए चीन तैयार होने का दावा कर रहा है। उसने ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल करके दुनिया को अपनी तैयारी का सबूत भी दिया है और अब तो वो अपने दोस्त थाईलैंड के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ड्रिल भी करने की प्लानिंग कर रहा है। खबर है कि चीन और थाईलैंड 14 अगस्त से साझा युद्धाभ्यास करेंगे, जिसे नाम दिया गया है फॉल्कन स्ट्राइक 2022। 2015 के बाद ये 5वीं बार होगा जब चीन और थाईलैंड साझा अभ्यास करेंगे। लेकिन इस बार ये ड्रिल खास है। ताइवान से तनातनी के बीच चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं। इसी वजह से फॉल्कन स्ट्राइक 2022 की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें चीन और थाईलैंड की सेनाएं दुनिया को ये दिखाएंगी कि वो साथ साथ हैं।
खबर है कि चीन इस ड्रिल में 6 J-10 लड़ाकू विमान और एक JH-7AI बॉम्बर भेजने वाला है। वैसे हथियारों की खरीद के मामले में पिछले कुछ समय से चीन और थाईलैंड के बीच अनबन चल रही है, लेकिन जब बात साझा युद्धाभ्यास की आई तो दोनों साथ खड़े हो गए। माना जा रहा है कि इससे चीन का फायदा होगा और वो अमेरिका का साथ पाकर उत्साहित ताइवान को बता पाएगा कि जंग के दौरान समंदर में उसके साथ लड़ने वालों की भी कोई कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजीत। इस वक्त हम सहारनपुर के कुंडा कला गांव में हैं और इसलिए हैं क्योंकि 15 अगस्त के पहले एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुंडा कला के इसी घर से नदीम को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नदीम जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान से भी जुड़ा हुआ था और साथ ही पूछताछ में नदीम ने यह भी बताया कि नुपुर शर्मा को मारने का उसे टास्क मिला हुआ था। तो एटीएस ने बड़ी गिरफ्तारी की है और एटीएस लगातार उसे अब पूछताछ आगे की कर रही है। बताया जा रहा है कि तहरीके तालिबान और तहरीके इंसाफ से वो जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान जाने की फिराक में था। कहा जा रहा है कि उसे पाकिस्तान लगातार बुलाया जा रहा था। हालांकि जो घर वाले हैं उनका अलग अलग तरीके का आरोप है। मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। ये वो तस्वीर है कुंडा कला गांव की। ये वो घर है जहां से उसकी फिलहाल गिरफ्तारी हुई थी। एटीएस ने यहीं से गिरफ्तार किया था। इसी कमरे में नदीम सो रहा था जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई थी और कुल 2 लोगों को एटीएस ने यहां से उठाया था, जो एक उसके चाचा का लड़का है। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद उसके चाचा के लड़के को एटीएस ने छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद नदीम को यहां से एटीएस उठा करके ले गई थी और आगे की पूछताछ कर रही थी। दरअसल नुपुर शर्मा को जो मारने का टास्क था, जो बीजेपी की पूर्व नेता हैं, उसको लेकर के लगातार उससे पूछताछ हुई। कौन कौन से लोग उसके संपर्क में थे? कहा यह जा रहा है कि तमाम लोग ऐसे थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब एटीएस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि कौन कौन से लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन तक पहुंचना एटीएस के लिए बड़ी बात होगी, उनकी गिरफ्तारी बड़ी बात होगी, क्योंकि नदीम के ऊपर कई संगीन आरोप लगे हैं। हालांकि जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नदीम का किसी से कोई बहुत रिश्ता नहीं था, वो चुपचाप रहता था, अपना घर पे आता था। हालांकि उनका ये भी कहना है कि वो अपने पिता के साथ काम करता था, पिता उनके बीमार हैं। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल नुपुर शर्मा को मारने का टास्क था और साथ ही एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। यूपी एटीएस ने पकड़ा जैश का आतंकी। आत्मघाती हमले की फिराक में था आतंकी। यूपी के सहारनपुर से यूपी एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। नदीम नाम का यह आतंकी पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल के रडार पर था, जो कई मदरसों से जुड़ा हुआ था। यूपी एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद नदीम जैश ए मोहम्मद और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था और ये फिदाइन हमले की भी फिराक में था। यूपी एटीएस को मिली नदीम से अहम जानकारी के मुताबिक इसके देश भर में 12 स्लीपर सेल का सुराग एटीएस को लगा है, जिनकी धरपकड़ जारी है। पकड़े गए आतंकी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस ने दावा किया है कि नदीम आतंकवाद की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाने वाला था और वो पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने की फिराक में था। पाकिस्तान जाकर नदीम जैश ए मोहम्मद के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग लेता और फिर इसके बाद वो मिस्र के जरिए सीरिया और अफगानिस्तान जाने की भी योजना बना रहा था। जैश के स्पेशल टास्क पर था आतंकी के निशाने पर थी नुपुर शर्मा। गिरफ्तार आतंकी नदीम ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने नुपुर शर्मा की हत्या करने का भी टास्क दिया था। यही नहीं, तकनीकी तौर पर काफी मजबूत नदीम देश भर में ऐसे लोगों को और ऐसे नौजवानों को आतंक के लिए तैयार कर रहा था जो बेहद ही पढ़े लिखे और तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत हों। सरकारी भवन और पुलिस परिसर पर आत्मघाती हमले की फिराक में था। 2018 से जैश और टीटीपी के संपर्क में था नदीम ने देश में कई जगह पर रेकी की। एटीएस को नदीम के पास से मोबाइल फोन मिला है। मोबाइल से आत्मघाती विस्फोट से जुड़ी पीडीएफ फाइल मिली। जैश और टीटीपी के आतंकियों से चैट और वॉइस मैसेज मिले। नदीम ने सोशल मीडिया पर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली।
टीटीपी के पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह से फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ली। नदीम ने आतंकियों को 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर दिए थे। नदीम ने आतंकियों को सोशल मीडिया आईडी बना कर दी थी। यूपीएटीएस को इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था कि सहारनपुर के गंगोह थाना इलाके के कुंडा कला गांव में एक शख्स जैश ए मोहम्मद और टीटीपी विचारधारा से प्रभावित होकर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद आनन फानन में एटीएस की टीम हरकत में आई और उसने नदीम को गिरफ्तार किया। फिलहाल कोर्ट ने नदीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और इस वक्त सीधे कुंडाकला गांव का रुख कर रहे हैं मेरे सहयोगी आनंद तिवारी। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। आनंद, बड़ी बात यह है कि दो भाइयों को उठाया गया था, नदीम और नदीम के बड़े भाई को, बाद में उसके बड़े भाई को छोड़ दिया गया, नदीम को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अब तक? जी देखिए, इस वक्त हम कुंडाकला गांव में मोहम्मद नदीम के घर पर हैं। आप उनके पिता को देख रहे हैं जो बीमार हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है। वो काफी देर से यहाँ पर लेटे हुए हैं। अंदर उनकी जो बुजुर्ग माँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप एटीएस की प्रेस लीक पर गौर करेंगे तो बहुत अमूमन कम मौके होते हैं जब इतनी विस्तार में एटीएस जो है वो कोई खुलासे करती है। और जो एटीएस के चीफ हैं उन्होंने भी न्यूज़ 18 को बताया है कि सिलसिलेवार तरीके से जो इंट्रोगेशन हमें सामने आया है वही सब कुछ जो है ऑफिशियल मीडिया से शेयर किया गया है। और ये बेहद ही गंभीर आरोप हैं कि किस तरह से महज 10वीं जमात पास एक लड़का जो उर्दू और इंग्लिश की बेहद अच्छी समझ रखता था, वो किस तरह से तकनीकी तौर पर मजबूत था और उसने किस तरह से वर्चुअल आईडी, वर्चुअल ऐप बनाने लगा। और अभी एटीएस से एक नई जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 12 ऐसे स्लीपर सेल्स का पता चला है यूपी एटीएस को, जिनको लेकर देश भर में कई ठिकानों पर रेड जारी हो, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट जो है वो उत्तराखंड का देहरादून है। देहरादून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हमने परिवार से बात की थी। 5 भाई हैं इस परिवार में मोहम्मद नदीम के, जिसमें 2 भाई जो हैं वो देहरादून में रहते हैं। परिवार जो है वो किसानी करता है। मोहम्मद नदीम जो है वो कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी और इसके कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में भी रहते हैं। हालांकि आसपास के लोगों से हमने अभी बात की, उनका कहना है कि ना परिवार को, ना पड़ोस के लोगों को, ना किसी दोस्त यार को ये शक था, ना ही कभी कोई ऐसा शक लगा कि मोहम्मद नदीम आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। लेकिन बुजुर्ग माँ अंदर हैं, जो तीमारदार है वो यहाँ पर हैं और सब कोई सदमे में है कि आखिर एक लड़का जो बेहद ही गरीब परिवार का है उसके लिंक पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान और जैश ए मोहम्मद से आखिर जुड़े कैसे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सहारनपुर से गिरफ्तार मोहम्मद नदीम की आतंकी कुंडली क्या है और आपको बताते हैं कि कैसे नदीम आतंकियों के संपर्क में आया है। तो हम आपके सामने पूरी डिटेल रखते हैं। मोहम्मद नदीम की यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। नदीम ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। नदीम को उर्दू और अंग्रेजी भाषा की जबरदस्त पकड़ है। उर्दू और अंग्रेजी न सिर्फ लिखता है बल्कि पढ़ता और बात भी करता है। नदीम को वर्चुअल आईडी बनाने में महारत हासिल है। मोहम्मद नदीम को टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ है। गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद नदीम युवाओं का ब्रेन वॉश करने में भी एक्सपर्ट है। नदीम ने सोशल साइटों पर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली है। तो ये पूरी नदीम। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। अहम खबर देहरादून से, क्योंकि कुंडाकला से गिरफ्तारी तो हुई नदीम की, अब देहरादून से भी उसका कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि उसके भाई देहरादून रहते हैं और देहरादून में कई ठिकानों पर एटीएस अब लगातार छापेमारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है, यूपी एटीएस की टीम देहरादून में आतंकी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार को यूपी एटीएस की टीम ने सहारनपुर के इसी कुंडाकला गांव से नदीम को गिरफ्तार किया था। यूपी एटीएस की जांच में उसके कई राज सामने आए। बताया जा रहा कि नदीम पश्चिमी यूपी और देहरादून। तो पूरा का पूरा मामला यही है और इसके साथ साथ कुछ और खुलासे, क्यों ये जो फ्रीबी की राजनीति, ये जो रेवड़ी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक फेक न्यूज भी ट्वीट किया। उनके किसी कार्यकर्ता ने ट्वीट किया था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो भी गदगद हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ये स्कूल मॉडल से, तो वो भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा ये फेक न्यूज था, ये कोई पेड न्यूज इत्यादि था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रोपागेंडा के लिए ट्वीट किया था। ये पूरा खुलासा आप लोगों ने किया है। एजुकेशन का ढिंडोरा पीटते रहते हैं अरविंद केजरीवाल कि हमारा स्कूल मॉडल ऐसा है, हमारा स्कूल मॉडल वैसा है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल मॉडल कैसा है?
2015 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जब वो मुख्यमंत्री बने, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे 500 स्कूल बनाएंगे। उसके बाद लोगों ने आरटीआई डाला अभी कि बताइए कितने स्कूल बन गए। आपने तो वादा 500 स्कूल का किया था, बनना तो दूर 16 स्कूल बंद हो गए हैं। ये आरटीआई के माध्यम से मालूम पड़ा है, 16 स्कूल बंद हो गए हैं। देयर आर 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स विच आर क्लोज ड्यूरिंग 2015 टू 2021। ये आरटीआई का मैं पढ़ रहा हूं। 500 स्कूल बनने थे, 16 स्कूल बंद हो गए। अगर मैं गलत हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने चोरी चोरी चुपके चुपके अदृश्य 500 स्कूल बना दिए हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिखा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कहां कहां 500 स्कूल बनाए। दिल्ली में कुल मिलाकर के 1030 स्कूल है। अब ये 1030 स्कूलों में आपको जान के आश्चर्य होगा, वैसे आश्चर्य नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी को आप भी जान गए हैं, 701 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, प्रधान आचार्य 701 स्कूल में नहीं है। 1000 स्कूल में से 700 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है और 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। इनके स्कूल के मॉडल को देखिए, ये जो फ्रीबी कर रहे हैं कि हम जनता के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ये कर रहे हैं। 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा कुछ आरटीआई में है। 416 स्कूल में उप प्रधान आचार्य नहीं है। उससे पहले बताया गया है कि किस प्रकार दिल्ली में 745 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है और ठीक उसी प्रकार किस प्रकार से 745 स्कूल्स में जहां प्रधानाचार्य नहीं है वहां साइंस भी नहीं पढ़ाई जाती है। कितने स्कूल में टीचर की वैकेंसी है? 16,834, 16,834 ये स्कूल्स के टीचर की वैकेंसी है। और क्या आप कह रहे हैं कि आप तो बहुत फ्री दे रहे हैं, आप तो कमाल कर रहे हैं। यूएस और यूके एकदम सो नहीं रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो सब अरविंद केजरीवाल रट रहे हैं क्योंकि इतना बढ़िया काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे 20,000 के आसपास टीचर आपके स्कूल में नहीं है, किसी स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। और ठीक इसके विपरीत मैं आपको कंपैरेटिव डाटा देना चाहता हूं। मोदी जी के साथ हमेशा अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। आप जानते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत सरकार के स्कूलों में 2014 में आने के पश्चात हैंड वॉश की फैसिलिटी 2012 से 13 में केवल 36%। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुना तट पर। आप देखेंगे पीछे, क्योंकि यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। यहां पर आप देखिए कि जो खतरे का निशान होता है वो 205.33 मीटर होता है और इस वक्त यमुना का जो जलस्तर है वो 205.99 मीटर है। यानी कि दिल्ली वासियों के लिए खतरे की घंटी और बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। इसको लेकर के यहाँ पर ये बोट्स तैनात की गई है, जगह जगह पर यहाँ पर मोटर बोट्स तैनात की गई है। साथ ही लाइफ सेफ्टी जैकेट्स भी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो फिर वहां पर इसका इस्तेमाल हो पाए। जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं, गांव हैं, उनको यहाँ पर खाली करवाया गया है। हम आगे आते हैं। कमल देव, आप वो तस्वीरें दिखाइए। फ्लो काफी ज्यादा है क्योंकि कल भी हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और जो पानी का लेवल था, पानी यहाँ तक नहीं था, आगे बढ़ता चला जा रहा है पानी। और अब यहाँ पर अगले कुछ घंटे काफी अहम हो जाते हैं। हालांकि हम पिछले 3 से 4 घंटों की बात करें तो जो खतरे के निशान को पार किया है लेवल, उससे ऊपर नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी अभी स्थिति में सुधार होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि हरियाणा में जो हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ा गया है, जो कि खतरे की घंटे है। और अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो दिल्ली वासियों के लिए क्यों अहम हो जाता है, दिल्ली वासियों की धड़कन इसमें बढ़ जाती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। 205.33 मीटर ये खतरे का लेवल होता है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि 205.99 मीटर तक पहुंच गया है।
खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ज्यादा है। पुराने लोहे वाले पुल के बाहर यमुना किनारे झुग्गी झोपड़ी पानी में डूब गए हैं। लोग अपना सामान छोड़कर के वहां से चले गए हैं क्योंकि उनका काफी सारा सामान वहां पर खराब भी हो चुका है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि वो इलाका खाली कर दें। हर साल हम दिल्ली में देखते हैं इस तरह से यमुना में जलस्तर बढ़ता है और जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों में जो बारिश हो रही है, उसका असर भी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के लोहे वाले पुल पर और ये फिलहाल जो पिलर आप देख रहे हैं, ये खतरे के निशान से ऊपर जब यमुना बहती है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पीछे आप देखिए जहाँ यमुना नदी बह रही है, किस तरह ये इसको पार कर रहा है। यहाँ स्थिति आप तौर पर देखें तो यहाँ जो आसपास झुग्गी झोपड़ी बसाई गई थी, उनसे भी आपको अंदाजा लगेगा कि पानी यानी यमुना का जो स्तर है वो कितना बढ़ गया है। यहाँ आप देखिए कुछ मकान यहाँ पर बने हुए जिनको फिलहाल पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। आधे से ज्यादा पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लोग अपना सामान लेकर, जो कुछ हाथ में लगा है उसे लेकर यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देखें तो आपको ऐसे ही यहाँ पर पूरे जो झुग्गियाँ हैं वो आपको फिलहाल खाली नजर आएंगी। पीछे तक जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ पर पानी ही पानी नजर आएगा। हालांकि अगर 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो यहाँ इसी तरीके की ज़मीन बनी हुई थी जहाँ पर फिलहाल पानी ही पानी है। मिट्टी वहाँ तक थी, यहाँ पर बाकायदा लोग रह रहे थे, लेकिन अब इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तकरीबन 37,000 लोग ऐसे हैं दिल्ली में जो यमुना बेड पे रहते हैं, यमुना के आसपास रहते हैं, जिन पे खतरा मंडराता है। तो उनको इवैक्यूएट करने की प्रोसेसेस भी शुरू हो गई हैं। टेम्परेरी टेंट्स भी लगाए जा रहे हैं। वहीं जालौर के खारी नदी में पानी की तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई। उसके बाद प्रशासन की मदद से 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहां पर नदी में ये गाड़ी बीचों बीच फंस जाती है और 14 लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचता है, स्थानीय लोगों की मदद ली जाती है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जालौर की, जहां पर यहाँ पर खारी नदी में प्रशासन की टीम ने गाड़ी में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद जालौर के सियाड़ा के पास देवदा मार्ग के ऊपर से पानी बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक गाड़ी उसमें फंस गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सैलाब का सितम आप देश भर में देख रहे हैं। मेरी सहयोगी जसप्रीत जहां यमुना किनारे मौजूद है, क्योंकि दिल्ली के निचले इलाकों में अक्सर जब यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती है तो वहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ये तस्वीर आपके सामने है। जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश कैसे कोहराम मचा रही है, कैसे उफनती नदी में ये गाड़ी फंस गई है। तो ओडिशा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ में आप जयपुर में देखिए कि कई जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पहाड़ दरक रहे हैं, मैदानी इलाकों में भी बढ़ती बारिश के चलते बाढ़ जैसा खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली का भी यही आलम है कि राजधानी दिल्ली में भी कैसे यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को आप देखिए और समझिए कि कैसे इस उफनती नदी को जब पार करने की कोशिश की गई तो ये कैसे गाड़ी यहाँ फंस जाती है। जो आसपास लोग मौजूद होते हैं वो भी वहां फंसे रह जाते हैं, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे गांव का बड़े जिलों से संपर्क टूट जाता है और ऐसे में उफनते नदी नाले ही लोगों को पार करने पड़ते हैं। और तब ये स्थिति आप देखते हैं। तो उदयपुर में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर बह रही हैं, जिसकी वजह से फतेह सागर और उदयपुर सागर झील के सभी गेट खोल दिए गए हैं। दोनों झील के गेट खोलने से पहले पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उदयपुर की तस्वीर है, कैसे मूसलाधार बारिश के बाद में ये दो डैम हैं, फतेह सागर और उदयपुर सागर झील के ये जो गेट हैं ये खोल दिए गए हैं और दोनों झील के गेट खोलने से पहले पूजा भी की गई है। वहां पर मौजूद लोगों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दो झील हैं जिनके देखिए गेट खोल दिए गए हैं और क्योंकि बारिश तेज है लिहाजा जब गेट खोले गए हैं तो आगे जो ये पानी जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा दृश्य भी है जिसे लोग देखना चाहेंगे, लिहाजा वहां पर लोग पहुंचे हैं। लेकिन झील के गेट खोलने से पहले ये पूजा अर्चना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। राजस्थान के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं।
तो इस वक्त मैं आपको बता दूं, दिल्ली में मौजूद हूं यमुना किनारे, और तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं क्योंकि दिल्ली वासियों की धड़कन बढ़ चुकी है। दरअसल यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। खतरे का निशान का जो लेवल होता है, मीटर होता है 205.33 मीटर, उसको क्रॉस कर चुका है, 205.99 मीटर पर पहुंच चुका है। और ये फ्लो आप देखेंगे कि पानी का फ्लो काफी ज्यादा है, और जब भी ऐसे में यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो दिल्ली वासियों के लिए इसके मायने अहम हो जाते हैं। दिल्ली वासियों पर जो अलग अलग इलाके हैं, यमुना से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अलग अलग बोट्स तैनात की गई है। लगभग 24 ऐसी मोटर बोट्स हैं जो प्रशासन की तरफ से तैनात की गई है। साथ ही लाइफ सेफ्टी जैकेट्स भी रखे गए हैं ताकि अगर पानी और ज्यादा ऊपर आता है, क्योंकि हथिनीकुंड बैराज से पिछले 3 दिनों में जो 3 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ा गया है, तो फिर वहां पे लोगों को बचाया जा सके। उधर आप देखेंगे कि अगर उस तरफ हम जाते हैं तो उधर जो सटे हुए इलाके हैं यमुना से, वहां पर पानी घुस चुका है। लोगों की फसल भी काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है जो नदी के उस पार। और अगर हम आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से आगे हम भी नहीं जा सकते हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे में जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा है। और लगभग जानकारी ये मिली है कि 15 से ऊपर गांव ऐसे हैं जो इस वक्त डूब चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर एक बांध के टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि बांध को बचाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर बांध के टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है और बांध के कई तरफ खुदाई का काम चलता रहा। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर मौजूद रहे। जिन गाँव में पानी जाने का खतरा है उन्हें खाली करवाया जा रहा है। वहां किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर हैं। सेना के 200 जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 3 और एसडीआरएफ की 8 टीमें हालात पर नजर रखे हुए हैं। और आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में भी वहां पर लगातार भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। कई गाड़ियां वहां पर जमींदोज हो चुकी है। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें भी निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में हिमाचल वासियों के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। हटा बादल, मची तबाही। डर का पहाड़, बह गए रास्ते। पानी पानी मुश्किल में जिंदगानी। लगातार हो रही बारिश के बाद हिमाचल पहले से ही भारी भरकम परेशानियां झेल रहा है। इस बीच कुल्लू जिला के आनी गोगरा में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद आए सैलाब में 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बाद आई बाढ़ से पुराने बस स्टैंड में 10 से ज्यादा दुकानें बह गईं। वहीं कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसके बाद प्रशासन ने भारी बारिश के चलते एक दिन के लिए सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया। ये फ्लशिंग ऑपरेशन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है और कल 6:30 बजे तक जारी रहेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया नदी के किनारे ना जाएं, ताकि कोई भी किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। पहाड़ पर जल प्रहार, मंडी पर पड़ी पानी की मांग। खिसकता पहाड़, नदियों में सैलाब। हिमाचल के मंडी में मॉनसून इस कदर मेहरबान हुआ कि अब वो लोगों की जान पर मुसीबत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद ब्यास का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद पंडोह डैम के कई गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोलते ही अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। हिमाचल के मंडी जिले में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 84 रोड जो है वो ब्लॉक्ड हैं। उसमें से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, बाकी सारे लिंक रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं। और ट्रांसफार्मर्स जो है वो बिजली के 529 इस टाइम शट डाउन चल रहे हैं, जो बरसात की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से चारों तरफ बर्बादी के वीडियो सामने आ रहे हैं।
निचले इलाके में इतना पानी भरा है कि सड़कें डूब गई हैं और कारें पानी में तैरती नजर आईं, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। जबकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगह जमीन धंसने से मलबा सड़क पर आ गया और वॉल्वो बस समेत एक ट्रक इन पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। वहीं बाढ़ के खतरे के बीच बिजली के उत्पादन को भी बंद कर दिया गया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के दौरान मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है। मोदी सरकार की इस मुहिम में लोग 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में जुटे हुए हैं। लोग अभी से ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो बढ़ चढ़कर शेयर कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सभी हर घर तिरंगा अभियान पर भारी उत्साह दिखा रहे हैं। आप भी इस अभियान से जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।